अच्छा जी, मॉक की डिस्कशन कर लें जी। पहली एडजस्टमेंट थी हजरात, आपकी 500 गोट्स हमने परचेज किए हैं, तो फेयर वैल्यू ऑफ 70,000 पर गोट। कॉस्ट टू सेल इज 3% व्हेन एवर एन एनिमल इज सोल्ड। अच्छा, तो इनिशियल रिकॉग्निशन पे ना पहले आपने गेन लॉस निकालना था, फिर इसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ गोट ईयर एंड के ऊपर डिफरेंट हो गई है, ईयर एंड पे भी आपने गेन लॉस निकालना था। तो दो गेन लॉस निकलने थे, एक इनिशियल रिकॉग्निशन पे और एक ईयर एंड पे। तो ये जो इनिशियल रिकॉग्निशन का गेन लॉस निकला है, डेट इज दिस लॉस, और फिर ईयर एंड पे गेन लॉस, इस गेन को उल्टा देना था और इस लॉस को उल्टा देना था, क्योंकि ये काउंटिंग वालों का। तो ये दैट वाज वेरी सिंपल। अंडर टैक्स लॉस एनिमल्स आर इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। कॉस्ट एनिमल्स आर मेजर्ड एट कॉस्ट। तो जो टैक्स बेस आप लोगों ने निकालनी थी वो निकालनी थी हजरात 70,000 ज़रब 500, डायरेक्ट 70,000 ज़रब 500, और वही आपकी टैक्स बेस में चली जानी थी। अच्छा जी, उसके बाद और फिर अकाउंटिंग के एतबार से कोई P&L में गेन लॉस नहीं जाना था, वो सॉरी टैक्स के एतबार से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी एसेट खरीदा है तो इसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। BL सोल्ड अ प्रोडक्ट फॉर 30 मिलियन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, 8 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली। 8 आज मिलना है, 22 बाद में मिलना है, तो अब आपने इस तरह की कैलकुलेशन कर लेनी थी। अंडर टैक्स लॉज रेवेन्यूज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो इस तरह की मोहतरम आपने कैलकुलेशन करनी थी। 8 आज मिलना है, 22 काफी, तो सेल आपने बुक करनी थी 26.3 पर, और इंटरेस्ट इनकम 3.7 निकल आई है, लेकिन ये ऑब्वियसली हमारे साल में सिर्फ नवंबर और दिसंबर के महीने की है, तो 26.3 की आपने सेल उल्टानी थी और इंटरेस्ट इनकम 2/12 करके उल्टानी थी। और टैक्स वाले कहते हैं ये सारी चीजें बुक मत करो, सिर्फ एक काम करो, क्या, जितना कैश मिल गया उसे इनकम में डाल दो, ये करना था। नेक्स्ट, और कैरिंग अमाउंट इसकी जीरो आनी थी ना, क्योंकि वो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, और सॉरी टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट तो वो निकल आनी थी यार, इन दोनों को जमा करके कैरिंग अमाउंट किधर है वो कैलकुलेशन। 18.3 डेटर का बैलेंस था, इसमें 3/12 इंटरेस्ट डाल के 2/12 सॉरी ये हो जाना था। नेक्स्ट, ऑन यकम नवंबर BL सोल्ड प्रोडक्ट फॉर 30 मिलियन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 8 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली। अच्छा ये तो हो गया। ऑन यकम अक्टूबर BL एक्वायर्ड 12 मिलियन डिबेंचर्स एट 132 हुज पार वैल्यू इज 100। पार वैल्यू को छोड़ें, सबसे पहले आप 132 के ऊपर डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करें, ये 12 मिलियन इंटू 132। इसके बाद क्या करना था मेरे भाई, इसके बाद जो है वो कूपन इंटरेस्ट रेट इज़ 11%। कूपन रेट इग्नोर करना था क्योंकि हम FETPL, हाँ कूपन रेट तो लेना था, इफेक्टिव इग्नोर करना था। अच्छा, एज ऑन 31 दिसंबर 20 द डिबेंचर्स वर कोटेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एट 140। डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मायर्ड एट FETPL अंडर द टैक्स लॉज। इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कूपन रेट इज टैक्सेबल एट 12%। इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कूपन रेट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, नहीं व्हेन अर्न्ड। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कूपन रेट वाला जो अर्न हुआ है उसको इनकम में डालेंगे, और अकाउंटिंग वाले भी कूपन रेट वाला इनकम में डाल रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि अकाउंटिंग वाले जो है वो आपको पता है FETPL मॉडल फॉलो कर रहे हैं। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 15%। जब कभी शेयर बिकेंगे तो 15% टैक्स लगेगा, और इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा 12%। अब करना क्या था जी, ये सारी कैलकुलेशन करके कैरी डाउन निकाल के, ये अकाउंटिंग वालों का गेन था, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया होगा। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाना था और फेस वैल्यू के ऊपर अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट उल्टाना था। लेकिन इंटरेस्ट उल्टा के टैक्स वाले कहते हैं जितना अर्न हुआ है, रिसीव नहीं हुआ, जितना रिसीव तो अगले साल होना है, जितना अर्न हुआ है उसी पर टैक्स लगा दो। तो टैक्स वालों के मुताबिक इस 33 ने फिर इधर से माइनस होके इधर आके ऐड होके 12% रेट लग जाना था। आगे जी, हाँ ये जो टैक्स कैलकुलेशन होनी थी ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली, इसमें हमारी कैरिंग अमाउंट ये वाली आनी थी 1680, लेकिन टैक्स बेस आपकी यही आनी थी क्योंकि टैक्स वालों ने इसको कॉस्ट पे रखा होगा 1584। अच्छा जी, नेक्स्ट, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस वर 1200 एट 31 दिसंबर 19। हाउएवर डेफर्ड टैक्स एसेट वाज रिकॉर्डेड ऑन लॉसेस ऑफ 40, और पिछले साल रेट था 35%। तो पिछले साल हमने डेफर टैक्स सिर्फ 1200 पे बनाया होगा, या जितने प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है, जितने प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है, तो ये पिछले साल की DTL/A एज ऑन हो जानी थी।
ये ओपनिंग बैलेंस निकालना था डेफर्ड टैक्स का। लेकिन इस साल अगर ज़्यादा प्रॉफिट्स आ जाएं 40 से तो कोई मसला नहीं है, हम पुराने 1200 तक के लॉसेस माइनस कर देंगे। तो इस साल हमने कोशिश की लॉसेस माइनस करने की। इस साल अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट ज़्यादा थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि पूरा 1200 माइनस हो सकता, सिर्फ 111 माइनस हुआ। कितना सोचा था माइनस होगा? 40। कितना माइनस हुआ? 111। किसी को याद आ रहा है? मैंने कहा था रिकॉन्सिलिएशन में बाकी फायदा ले जाना था, क्योंकि पिछले साल डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया नहीं और ये फायदा है, तो एक रिकॉन्सिलिएशन में चीज़ डालनी थी। 111 और 40 का डिफरेंस, शायद कोई अच्छा बच्चा भी ये कर गया हो। टैक्स रेट इस साल का 35% है। अच्छा, एक चीज़ इसमें थी कि क्योंकि जब शेयर्स ने बिकने तो कैपिटल गेन 15% है, इसलिए जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस था ना, वो मैंने आपको जो सवाल कराया था क्लास में, पता नहीं पास पेपर के आखिरी 1-2 में था IAS 12 का सवाल, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई ये कैपिटल गेन वाला रेट यहाँ यूज़ करेंगे, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब भी गेन लॉस आना है बेचने पे वो कैपिटल गेन ही होना है। अगला काम ये करना था जी, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% फॉर 2020 एंड प्रायर ईयर्स पिछले। हाउएवर दिस रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एट 8% फॉर 2021। अगले साल का रेट हमारे साल पता चल गया, तो मैंने क्या कहा था, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन 27% पे करें। लेकिन एक फड्डा आएगा, क्या रिकॉन्सिलिएशन में जो रेट यूज़ हो रहा है वो है हमारे साल का, वो है 35%। तो जब रिकॉन्सिलिएशन में 35% यूज़ हो गया तो इधर 27 हैं, तो ये वाली फिगर 27 पे पड़ी हैं सिवाय इसके 14.4 के। तो ये वाली फिगर 27 पे पड़ी हैं, तो इनको में से 14.4 माइनस कर देना था, क्योंकि वो तो 27 पे है ही नहीं, बाकी 27 पे पड़ी हैं, इनको 8 इसमें डाल दो ताकि ये फिगर भी 35 हो जाए। ये इसका मकसद था, ताकि रिकॉन्सिलिएशन जितने से आउट हो रही है हमें पता चल जाए। लेकिन मेरे भाई ये जो 2.4 था, फिर इस 2.4 को आपने रिकॉन्सिलिएशन में शो करना था। ये थी जी वो, पता नहीं सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन था IAS 12 का जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था किताब का। अच्छा जी, 2015 में क्लेम्स आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्टी हेयर स्ट्रेटनर्स वर मेड फ्रॉम 2000 कस्टमर्स। द क्लेम्स डिपार्टमेंट हैज़ एडवाइज्ड दैट 20% of these claims are invalid. Of the remaining claims, 50% of straighteners can be repaired at a cost of 1800. अब असल में ना हमने 2000 का 80% पे कैलकुलेशन करनी थी। द रीज़न इज़ कि 20% तो सही है ना, और बाकी जो पे हो गया हुआ है वो एडमिन एक्सपेंसेस में गलती से चला गया। तो आसान था यार, अपने एंट्रीज करके देख ली होंगी। जितने की प्रोविजन हमने बनानी है उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, उसमें से जो पे हो गई प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, बाकी फिर हमने गलती से एक्सपेंसेस में डाल दी थी, तो रेक्टिफाइंग एंट्री सोच के इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शो कर देना था। नेक्स्ट, पॉज करना यार। अच्छा, ये डोर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, एनीथिंग engaged इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आवाज़ आ रही है, लेदर प्रोडक्ट्स। 45% ऑफ रेवेन्यू इसका जर्मनी से है, जिसमें से 20% एक कस्टमर को है, और 15% ऑफ एंटिटीज़ रेवेन्यू इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। 20% ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर लोकेटेड इन जर्मनी। अच्छा मोहतरम, अब सवाल ये राइज होता है कि 45% रेवेन्यू इसका जर्मनी से है, तो अगले सफ़े पे आए। फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ सिंगल रिपोर्टिंग सेगमेंट। सिंगल रिपोर्टिंग सेगमेंट की बेस पे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम लेदर बैग रिप्रेजेंट 97% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी। टोटल रेवेन्यू का 97% लेदर बैग से है। इसका मतलब है मेन काम इनका यही है। सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल्स एंड एक्सपोर्ट सेल। कंपनी डज नॉट हैव एनी लोकल मेजर कस्टमर। कंपनी का कोई लोकल मेजर कस्टमर नहीं है। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये राइज होना था कि क्या बिटांको कंपनी का मेजर कस्टमर है या नहीं है। तो सवाल में लिखा हुआ था DL जनरेट्स 45% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी।
45% रेवेन्यू इसका वहाँ से है, आउट ऑफ विच 20% और मेड टू ओनली वन कस्टमर। तो जब मैं 45% सेल लेता हूँ, यानी सेल अगर 100 रुपये है तो 100 का 45%, 45 का 20%, किधर है भाई, ये 9% आ गया। तो ये तो फिर हमारा मेजर कस्टमर ना हुआ ना। तो अब मेजर कस्टमर हाँ कोई नहीं है, लोकल लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ, बस अब ये लिख देते हैं हमारा मेजर कस्टमर कोई नहीं है। बाकी जो मसले हैं डिस्क्लोजर्स में वो हमने बताने हैं। तो वो मसले अगर आपके सामने मैं शेयर करूँ तो ये डिस्क्लोज सेपरेटली करना चाहिए था पाकिस्तान की और बाहर की सेल को, और रिक्वायर्ड ब्रेकअप हैज़ नॉट बीन गिवन, और पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में जो एसेट्स हैं नॉन करंट उनके बारे में आना चाहिए था, और मेजर कस्टमर के साथ लोकल का लफ्ज़ नहीं लिखा होना चाहिए था। बस मेजर कस्टमर कोई नहीं है हमें ये बता देना चाहिए था। आगे चलें जी। रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, फेयर वैल्यू लॉस अंडर FVT/OCI। तो ये फेयर वैल्यू लॉस अंडर FVT/OCI ये तो आपका चला जाना था उधर P&L के मुंह पे यानी OCI में, और फेयर वैल्यू गेन SOCI के मुंह पे यानी OCI में, और फेयर वैल्यू गेन आ रहा है इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम में चला जाना था। इसके बाद एनिमल्स हमारे बॉर्न हुए हैं पिछले साल और इस साल, हमने किसी भी किस्म की एनिमल्स की एंट्रीज नहीं की। तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमसे मांगी नहीं थी, इसलिए उस एतबार से तो हमने जाना नहीं था। अगली बात, लेकिन फिर भी एक गेन आया था ये 20 का, ये पिछले साल रिकॉर्ड होना था। 20 और 30 का डिफरेंस 10, ये गेन भी पिछले साल रिकॉर्ड होना था। 25 के न्यू बॉर्न हुए इस साल, ये गेन हमारे साल रिकॉर्ड होना था। ये 25 वाले 28 के हो गए तो ये 3 का गेन और आ गया, ये भी हमारे साल रिकॉर्ड होना था। 25 जमा 3, और अगली बात ये जो पिछले वाले हैं 30, ये 35 पे चले गए, तो ये 5 वाला गेन भी हमारे साथ रिकॉर्ड होना था। 25 जमा 3 जमा 5, सो डेट वाज द स्टोरी। 25 जमा 3 जमा 5 यानी 25 जमा 8। अगला जी, इस साल पिछले साल की गलती पता चली है भाईजान, पिछले साल का स्टॉक ओवर स्टेट हो गया है, उसको पिछले साल के स्टॉक को कम कर दें, यानी पिछले का क्लोजिंग कम करें तो हमारे का ओपनिंग कम कर दें। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस साइन के साथ पड़ा होता है, कम कर दें माइनस करके। ये कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट हो जानी थी, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस साइन के साथ पड़ा था ना ओपनिंग स्टॉक। ओवरसीज कस्टमर है हमारा, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हमने नहीं की, तो ये तो आसान था यार, क्रेडिट सेल की एंट्री कर लेनी थी और वो एंट्री कर लेनी थी एक्सचेंज की। इसके बाद DL acquired 9 million 5% bonds at par value to be classified at amortized cost. Interest receivable on 31 December each year. DL incurred rupees 0.4 million broker fee when acquiring the bonds, which has been expensed to operating expenses. These bonds are repayable at premium, so have an effective rate of 8%. DL has recorded the interest received in investment income. ओए होए होए मोहतरम, अब क्या करना था, मॉडल था अमोर्टाइज कॉस्ट, इंटरेस्ट रिसीव को तो नहीं डालना था इनकम में। तो पहले आपने नॉर्मल तरीके से अमोर्टाइज कॉस्ट वाली कैलकुलेशन करनी थी, अमोर्टाइज कॉस्ट वाली कैलकुलेशन करके ये ओरिजिनल एंट्रीज कर लेनी थी। बाद में आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को गलती से एक्सपेंस में डाल दिया और जो इंटरेस्ट मिला है उसको इनकम में डाल दिया, ये आपने गड़बड़ किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज पोस्ट कर देंगे। खर्चों P&L था, खर्चों को कम कर देना था और इनकम को बढ़ा देना था। अच्छा जी, इसके बाद रिवैल्यूएशन हुई है, इसको किताबों में OCI में डाल देना था बस। बाकी वेबसाइट की कॉस्ट हैं 3.5, ये तो फिजिबिलिटी स्टेज की एक्सपेंस में जानी थी। हार्डवेयर और उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर दोनों IS 16 में गिरते हैं मेरे भाई। वेबसाइट अपग्रेड हुई है तो ये इसकी जो कॉस्ट है 5 मिलियन की, ये आपकी चली जानी थी, कैपिटलाइज हो जानी थी। मेन तो खर्चा आप यही कर रहे हैं ना, आपने असल में काम क्या किया ऊपर देखें, ऑनलाइन सेल शुरू की है, तो इससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट आएगा, तो इसलिए वेबसाइट की ये वाली कॉस्ट आपने जो है वो कैपिटलाइज कर देनी थी। ऑनलाइन सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स, बिल्कुल ये भी आपने कैपिटलाइज कर देना था। और IT पर्सनल की ट्रेनिंग को एक्सपेंस में डालना था और एडवर्टीजमेंट को भी एक्सपेंस में डालना था। बाकी जी ये डिस्क्लोजर बना हुआ है एक
जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका। तो भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में दो एजम्पशंस लेनी थी, या तो ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है या एज्यूम करें स्टॉक एक्सचेंज में अनलिस्टेड है। अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो इस पे लगेगा फोर्थ शेड्यूल, अगर ये अनलिस्टेड है तो इस पे लगेगा फिफ्थ शेड्यूल। अगर फोर्थ शेड्यूल है तो इसमें फिर परसेंटेज मिसिंग है, इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिसिंग है और रॉयल्टी की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, नेम ऑफ कंपनी बता दिया, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड, एग्रीगेट परसेंटेज नॉट डिस्क्लोज जो मैंने आपको बताई, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट डिस्क्लोज, और रॉयल्टी में रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं बताया। लेकिन अगर ये कंपनी जो है वो अनलिस्टेड है तो ऐसी सूरत के अंदर आपने कंट्री भी बतानी है, उसका एड्रेस भी बताना है। ये लास्ट टेस्ट में भी मैंने टेस्ट की थी ये बात, कंपनी भी बतानी है, उसका एड्रेस भी बताना है। तो इधर एड्रेस मिसिंग है, लेकिन इधर आपने एसोसिएशन की बेसिस नहीं बतानी होती, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और बाकी दोनों में तो फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल में एक ही चीज़ थी। ये तो आसान सा था, इसमें इन दोनों में कोई मसला नहीं, इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। यूएस कंपनी है फ़ौरन तो इसमें सेल देखते हैं, नहीं मॉडिफिकेशन तो भाई दो तीन किस्म की थी, सिर्फ ऑलवेज तो ये नहीं समझा जाता, मॉडिफिकेशन दो तीन किस्म की थी, तो ये फॉल्स था। इसमें आपने करना ये था कि अगले साल में ना 3 डिलीवरीज रहती थी, तो 3 डिलीवरीज की सेल प्राइस पर मंथ थी 15 लाख, और एस्टीमेटेड फ्यूचर कॉस्ट जो अगली डिलीवरीज की थी वो थी 80 लाख। तो 15 लाख ज़रब 3, 45 लाख, और 80 लाख ये आ जाना था कॉस्ट टू फुलफिल, और कॉस्ट टू पेनल्टी ये थी, इन दोनों में से आपने ले लेना था ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में लोअर। 7 में था जी जिम गो एज यू पे, जिम गो आप पे एज यू गो, जैसे जाएं आप जिम के पैसे पे कर दें। जिम इंट्रोड्यूस अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम whereby its customer pays for 9 visits and has a loyalty card stamp. The 10th visit is provided free of charge. During the year customer visits, बहुत सारे कस्टमर आए, 94,995 दफ़ा लोगों के कदम अंदर आए जिम के, पेइंग 1000 पर विजिट, अर्निंग द राइट टू ए मैक्सिमम। और इन सारे लोगों को अगर हम बात करें तो 10,555 पॉइंट्स इनको मिल चुके हैं, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स, तो ये आ सकते हैं एट। लेकिन हमारा वैसे इनकी स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस तो वही होगी ना 1000 रुपया, लेकिन क्योंकि नॉर्मल विजिट की प्राइस 1000 है, लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारी सोच के मुताबिक सिर्फ इतने आएंगे, तो इसको काट देंगे। हाँ उसमें से आए भी कम कोई मसला नहीं, बाकी अगले साल आ जाएंगे, तो अंदाजे के मुताबिक चलना था। तो स्टैंड ऑन सेलिंग प्राइस डिस्काउंट वोचर की निकल आनी थी, डिस्काउंट वोचर नहीं सॉरी, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स की 7400 ज़रब 1000। ये आगे फिर वो कैलकुलेशन की थी आप कस्टमर लॉयल्टी में, वो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसको इग्नोर करके पहले इसकी एंट्रीज करनी थी, फिर जो लॉयल्टी पॉइंट्स यूज़ हुए उसकी एंट्रीज करनी थी। Layer Club has recently issued vouchers to customers when they stay in hotels. The voucher entitled the customer to a discount of 3,000 on subsequent room booking within 3 months of their stay. At the year end there are vouchers of 20 million which are eligible for discount, यानी अगले 3 महीने में वो कभी भी आ सकते हैं। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शो करता है कि सिर्फ 5 वाउचर्स में से एक वाउचर रिडीम होता है, ज़्यादा वो लोग स्टे नहीं करते आके। और इनकम फ्रॉम रूम्स इज़ ये, तो भाईजान अब टोटल वाउचर्स कितने हैं 20 मिलियन तक के। तो अब हमने करना क्या था, 20 मिलियन का डिस्काउंट तो देना नहीं, 5 डिवाइड बाय 5 ज़रब 1 इतना डिस्काउंट देना है, आगे उनके आने का चांस नहीं बताया था, वरना उससे भी मल्टीप्लाई कर देते। तो बस ये कैलकुलेशन होनी थी, बाकी इन्होंने कोई डिस्काउंट अभी अवेल नहीं किया कि अगली एंट्री होती। इसके बाद जी कस्टमर्स हैं हमारे पास कुछ 3-4, तो हम आमतौर पे चीज़ बेचते हैं 10 मिलियन की। फॉलोइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, 12 मई को हमने भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में हमने पढ़ा था, रिसीव 20% एडवांस पेमेंट मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर एल्फॉन हाउएवर ऑन 30 जून कस्टमर। हमने तो पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में कोई मसला हो तो रेवेन्यू बुक कर लें, वो बात ठीक है, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही कैंसिल हो गया है तो अब हम वेट किस चीज़ का करें, हमें रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए।
किस दिन बुक कर लेना चाहिए? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली कैंसिल हुआ तो उस दिन हमको रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए। 30 जून 2020 के साल में ये रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए। और 12 मई रिसीव्ड however on 30 June customer cancelled the contract. Sold 2 units of alpha, customer is provided with an option to purchase another unit of alpha within 12 months at a material discount of 25%। उसके आने का चांस 40% है। तो अब देख लें जी, नॉर्मली हम कितने का अल्फा बेच रहे हैं? 10 मिलियन का। तो 10 मिलियन डिस्काउंट वोचर, 10 मिलियन एक मशीन का डिस्काउंट वोचर उसको दिया, 25% उसे पैसे छोड़ेंगे और उसके आने का चांस 40% है। इस बेस पे कैलकुलेशन होनी थी। कस्टमर ई के केस में वो वाला कॉन्सेप्ट था, पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, एंटिटी हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ दिस यूनिट एंड हैज़ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। जितना आप काम कर लेंगे उतने पैसे लेने का आपको राइट होगा। इसलिए मशीन का जितना काम पूरा हो गया था उतना आपने रेवेन्यू बुक कर लेना था। तो 13 का 20%। इसमें मैंने थोड़ी डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की भी लिख दी है। वो असल में सोल्यूशन में से रेवेन्यू की डिस्कशन थी, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में डाली है। जैसे जैसे रेवेन्यू बुक होगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट खर्चे में जाएंगी। ML promises to deliver alpha for 15 million payable upfront। 1 जनवरी 20 को दे दो, आज दे दो 15 मिलियन। अल्फा विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 2 years एंड बीटा आफ्टर 4 years। अल्फा इधर डिलीवर होगी और बीटा इधर डिलीवर होगी। तो इट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप। तो रेवेन्यू इधर बुक होगा और इधर बुक होगा। नो रेवेन्यू विल बी बुक्ड इन आवर ईयर। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप सवाल था, लेकिन डिस्कशन थोड़ी बहुत ये लिख के आनी थी जो मैंने लिखी हुई है। बाकी कंसोलिडेशन में ये सेल कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स आ रहा था, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड आ रहा था। नीचे लिखा हुआ था कि ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसलिए सब्सिडरी की किताबों का सरप्लस हमने शो नहीं करना था क्योंकि पेरेंट का भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा था एसोसिएट को अपने हाल पे छोड़ दें, इसको हमने ओसीआई में जरूर शो करना था। नेक्स्ट, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एसएल। ओ, सीएल और टीएल ने इसके डिबेंचर खरीदे हुए हैं, इसका मतलब है इसने इशू किए हुए हैं, इसने लोन लिया हुआ है, इसने लोन दिया हुआ है। अब भाई अगर एसोसिएट सब्सिडरी को लोन दे तो इससे कोई मसला नहीं है। एसोसिएट और सब्सिडरी की तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी भी नहीं थी, तो इसलिए इस 4 को तो गेन को ओसीआई में पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं। सब एसोसिएट के ओसीआई को कभी नहीं छेड़ना, बस जैसे है वैसे उठा के सवाल में लिख देना है, तो इसका तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो गेन है ना ओसीआई वाला, ये आपस का गेन है, इसको आपने नहीं उठाना था सवाल में। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात, इन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होना था उसको भी आपने कैंसिल करना था, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो इसने लोन लिया हुआ है, इन्होंने लोन दिया हुआ है, दोनों ने। बाकी ये इंफॉर्मेशन आ रही है तो आसान है। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हियर कंप्राइज ऑफ, इसमें कुछ भी नहीं मेरे भाई। आपको पता है जो शेयर इशू करने का वादा होता है उसमें जो एंट्री की जाती है वो जिस दिन शेयर इशू करने का वादा किया गया था उस दिन की जाती है, तो इसलिए इन बाकी फेयर वैल्यूज़ को इग्नोर करना था और बाद में उसको छेड़ा नहीं जाता। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 500 मिलियन दैट वाज कंटिंजेंट अपॉन पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस ऑफ एसएल। तो असल में ना हमने सब्सिडरी को बाय किया था पिछले साल 1 अक्टूबर 18 को, तो 1 अक्टूबर 18, फिर 31 दिसंबर 18 और फिर 31 दिसंबर 19, ये की डेट्स मैं ज़रा सामने रख रहा हूँ। हमने इसको कहा था जी 500 मिलियन सऊदी किंग तुम्हें देंगे अगर हमारी सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया। फेयर वैल्यू ऑफ दिस वाज एस्टिमेटेड एट 300 ऑन एक्विजिशन डेट। इस दिन हमने इन्वेस्टमेंट में 300 डाल देना था। ऑन 31 दिसंबर 18 फेयर वैल्यू 280 से कम हो गई। ये जो नुकसान, ये जो लाइबिलिटी में डिक्रीज़ है, फ़ायदा है सॉरी, इसको पिछले साल इनकम में डालना था, हमारे साल नहीं। बस पीएनएल का सवाल था ना। हाउएवर बाय 31 दिसंबर इट इज़ क्लियर दैट 90% ऑफ अमाउंट विल बी पेड। 500 का 90% 450 बनता है ना। अब ये जो आ रहा था इसको क्या करना था, इसको आपने डाल देना था मेरे भाई
लाइबिलिटी क्रेडिट खर्चा डेबिट, इसको खर्चे में बुक करना था आपने। बाकी जी कैश पेमेंट 2 मिलियन की 2 साल, ये 1 साल बाद होनी है, हमारे साल होनी है, तो 2 पर शेयर है। हमने शेयर कितने खरीदे हैं उसके? 2 शेयर्स ऑफ CL फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ SL। तो शेयर्स जी हमने उसके ख़रीदे हुए हैं 42 मिलियन शेयर्स। अच्छा वो तो सऊदी किंग वाले हैं ना। हमने कितने शेयर ख़रीदे हैं? हमने ख़रीदे हैं जी 42 मिलियन। 42 मिलियन शेयर्स के एतबार से 42 मिलियन शेयर्स हमारे पास ब्रीफ केस में आए ना सब्सिडरी के, तो 2 रुपये देने का वादा किया, यानी 84 मिलियन देने का वादा किया। अब इसकी डिस्काउंटिंग वगैरह करनी थी, 84 को इधर सामने रख के डिस्काउंट करना था, यहाँ पे ब्रैकेट में जैसे हम 84 को डिस्काउंट करते थे, और फिर 1 साल की अनवाइंडिंग करनी थी। लेकिन इसमें हमारे साल में सिर्फ जाना था 9/12। द रीज़न इज के वो तो बाकी तो पिछले साल का इंटरेस्ट है ना, तो 7.6 का 9/12 हमारे साल के P&L में चला जाना था। फाइनेंस कॉस्ट किधर आ रही है? ये ओहो, हमने पूरी पेमेंट को खर्चे में डाल दिया है। पेमेंट तो हमारे साल हुई है ना, पेमेंट हमारे साल हुई है, पूरी पेमेंट को खर्चे में डाल दिया है। तो पूरी पेमेंट कितनी है? 80 की 84 की, कितनी? 84 की थी, तो 84 को आप लोगों ने खर्चे में डाल दिया। इसको खर्चों से निकालना भी था, क्योंकि असल में तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाते हैं और फिर बाद में इंटरेस्ट में जाते हैं। ये अगली एडजस्टमेंट आसान थी। अंडरस्टेटेड का मतलब है कम वैल्यू हुई है। अंडरस्टेट चीज़ को और कम नहीं करते, इसके रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक करते हैं। On Yakam August, CL purchased an investment property with a useful life of 20 years for 50 million and rented out to SL on Yakam November, जब शोर बीवी बने उसके बाद, for 1 million per month, and rent is payable at the end of each quarter. The property was carried in CL's books at fair value of 52 million at 31 दिसंबर 18। इसका मतलब है इन दोनों सालों में 31 दिसंबर 18 पे खड़े होकर देखें और 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर देखें, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ले गए हैं फेयर वैल्यू पे। मेरे भाई इसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज ये पीपी टाइप चीज है, इस पे IS 16 लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना था? आपने इस पे IS 16 लगाना था, इसलिए ये फेयर वैल्यू गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फेयर वैल्यू गेन आपने या लॉस उल्टा देना था, इधर फेयर वैल्यू लॉस आ रहा था, इसे उल्टाना था, और फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि इस पे IS 16 लगना है। तो ये हमने रिवर्सल ऑफ लॉस की है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की है। बाकी P&L में आपस का रेंट भी उल्टाते हैं, तो वो हमने उल्टाना था। अच्छा जी, आखिरी 2 महीने का इंटरेस्ट, सॉरी आखिरी 2 महीने का रेंट उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो पहले रिकॉर्ड कर दें फिर उल्टा दें। आखिरी 2 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो रेंटल इनकम, उसको रिकॉर्ड कर दें फिर उल्टा दें 12/12। इसके बाद जी वो डिबेंचर्स वाली डिस्कशन है। SL ने 1 मिलियन डिबेंचर इशू किए हैं, उसमें से 0.2 मिलियन एक ने बाय कर लिए हैं पेरेंट ने, 0.2 मिलियन एसोसिएट ने बाय करनी है। एसोसिएट ने बाय कर लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, डिबेंचर्स सब्सिक्वेंटली मेजर्ड अमोर्टाइज कॉस्ट बाय SL, क्योंकि वो SL इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा होगा उसने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अमोर्टाइज कॉस्ट ही अलाउड है जब आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी करें, लेकिन हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट था इसलिए हमने OCI पे रखा था। अब हमने ये आपस का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है 4, इसको उल्टा देना था, लेकिन दूसरे ने कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं किया होगा या गेन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि दूसरा तो अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो करे ना। हाँ, आपस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था अपने पेरेंट और सब्सिडरी का, वो आपने उल्टाना था, वो हमने सोल्यूशन में उल्टाया हुआ है। लेकिन वो याद रखिएगा, यकम अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 5/12 करके हमने उल्टाया हुआ है, 5/12 करके। नेक्स्ट, बाकी डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी। SL एंड TL डिक्लेयर्ड 5% डिविडेंड। ओ, जो TL से मिला वो डिविडेंड हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं अदर इनकम में से। हाँ, SL ने जो दिया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, उससे अदर इनकम में से माइनस कर देना था। बाकी लीज़ में जी ये 20,000 इंसेंटिव था, पहले रेंटल में से माइनस हो जाना था। फिर ये 1,07,000 जो है वो था डाउन पेमेंट, इसको कह देते बस, और क्या था, ये डाउन पेमेंट थी। लॉयर फीस आपने ऐड कर देनी थी, लेकिन इसकी पहली एंट्री ना पेबल के साथ करनी थी, ROU डेबिट पेबल क्रेडिट, फिर बाद में पे करना था इसको।
और उसके बाद CCL हैज़ टू रिटर्न द प्लांट एंड पे वापस आ जाएगा। तो डेट कॉस्ट रिलेटेड रिस्टोरेशन कॉस्ट, हाँ, तो इसकी PV निकालनी थी रिस्टोरेशन कॉस्ट की। लीज रेंटल्स आर इतने। ये बड़ा मज़े का टेबल है, टेबल में ये बना हुआ है 5 साल तक एडवांस में कराया है, फिर 1 मिलियन 5 साल तक एरियर में है। इसको हमने कुछ इस तरह शो किया था टेबल में, ये 5 साल तक एडवांस में और फिर ये एरियर में। अच्छा, ये वो लीज इंसेंटिव वगैरह नेट हुआ हुआ है पहले रेंटल में से। CCL and BL agreed that at residual value guarantee is 10 million, guaranteed as 10 million. CCL estimated at commencement that the fair value will be 9 million. इसका मतलब एंड पे एसेट की 92। भाई जान लेसर के एंगल से इग्नोर करें वो जो सोच रहे हैं, हम लेसी का सवाल कर रहे हैं। तो 800 आपको और पे करना पड़े, ये आपने GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड में डालना था। बाकी लॉयर फीस वगैरह ये क्या है, अच्छा ये तो लेसर की लॉयर फी है, इसको इग्नोर करना था। बाकी लेसर का इम्प्लिसिट रेट हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ करेंगे। क्लासिक कास्ट लिमिटेड एंटर इनटू अ नॉन कैंसलेबल लीज एग्रीमेंट ऑफ स्प्रे गन्स। स्प्रे गन्स में यार उसने वाजे लिखा हुआ था कि 3 साल तो ये हैं, फिर 2 साल तक हमने और भी एक्सटेंड करना है और रिकॉग्निशन एग्जेम्पशन लगानी है, यानी ये लो वैल्यू एसेट है। तो इसको तो फिर सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि स्प्रे गन्स 5 थी, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई करना था। ये 3 साल का कराया जाना था, फिर 2 साल का कराया, इसको 5 से मल्टीप्लाई, एक और साल भी, 2 साल ये कराया था। तो इस तरह करके रेंट एक्सपेंस निकाल लेना था, कुछ भी पे नहीं हो रहा था, इसलिए बस पेएबल में ही जाना था सारा। ठीक है जी, अल्लाह आप हज़रात को पास करें, क्लोज़ करें।